बच्चों, इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने वर्ण विचार पढ़ा था और मौखिक भाषा की मूल ध्वनियों को व्यक्त करने वाले चिन्हों को वर्ण कहते हैं और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। बोलते समय मुख से अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं और व्याकरण में इन ध्वनियों को वर्ण कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने वर्ण के बारे में पढ़ा था और अब हम लोग शब्द के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। और शब्द किसे कहते हैं और शब्द के भेद किस प्रकार से होते हैं, उनके बारे में हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं शब्द विचार, और जिसमें हम लोग पढ़ेंगे शब्दों की परिभाषा और शब्द किसे कहते हैं इसके बारे में। तो निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले समूह को शब्द कहते हैं और इससे स्पष्ट होता है कि शब्द ध्वनियों से, वर्णों से बनते हैं। तो वर्ण के मेल को शब्द कहा जाता है, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। और अब हम 3 वर्ण लेते हैं, क, म, च। इन 3 वर्णों को इसी क्रम में जोड़ने से शब्द बनता है कमच, परंतु कमच शब्द का कोई अर्थ नहीं है। और अगर इन वर्णों का क्रम बदलकर पुनः चमक के रूप में लिखा जाए तो आप तुरंत ही इस शब्द का अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, चमकना। चमक का अर्थ है चमकना। और तारों का चमकना, बिजली का चमकना, चांद का चमकना आदि। अतः स्पष्ट है कि वर्णों का एक ऐसा स्वतंत्र समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता हो शब्द कहलाता है। तो शब्द जो है, यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि एक या अनेक वर्णों से बनी स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। तो एक वर्ण से मतलब है जैसे आ। सारी हिंदी भाषा में एक वर्ण वाला आ ही एकमात्र शब्द है। अनेक वर्ण जैसे राम, छाता, हवा, घर, कमल और जाएगा इत्यादि, ये सब अनेक वर्ण इनके अंदर है। साधारणतः शब्द ध्वनि समूह 2 प्रकार का हो सकता है। शब्द यानी ध्वनि समूह 2 प्रकार का हो सकता है, और सार्थक और निरर्थक। तो शब्द जो है वो सार्थक और निरर्थक 2 तरह के होते हैं। और सार्थक शब्द वे शब्द हैं जिनसे किसी निश्चित अर्थ का बोध हो, जैसे लोटा। इस शब्द से पीतल आदि किसी धातु के बने एक विशेष बर्तन का बोध होता है। और इसी प्रकार पुस्तक, घर आदि शब्द भी सार्थक हैं। तो इस तरह से सार्थक शब्द वह होता है जिसका कि कोई अर्थ निकलता हो। तो और इसके बाद निरर्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसा कि सुन के ही समझ में आ रहा है कि जिस शब्द से किसी खास अर्थ का बोध न हो, जैसे हम कुछ भी बोल दिए, चैं चैं, टल कल, कुछ भी बोल दिए, तो इसका मतलब नहीं है कि ये सार्थक शब्द है। तो इस तरह से सार्थक और निरर्थक 2 तरह के शब्द होते हैं। वर्णों की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। तो यहाँ पे सार्थक शब्द इसीलिए प्रयोग किया गया है कि शब्द वही होता है जिसका कि कोई अर्थ हो। तो इसीलिए सार्थक मेल को, जैसे हम कमच अभी देखें, कमच बोल देंगे तो कोई अर्थ इसका नहीं निकल रहा है, तो ये शब्द नहीं कहलाएगा। और अगर हम उसी को सही करके चमक लिखते हैं तो वो सार्थक शब्द कहलाएगा। तो वर्णों का सही ढंग से योग होना, सही ढंग से मिलना जो है वो तब शब्द बनता है। तो शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है, जैसे घोड़ा, किताब, अंक, कमल आदि। और शब्द भाषा की ऐसी इकाई है जिनका कुछ अर्थ होता है।
कमल शब्द सुनते ही हम एक विशेष फूल की कल्पना करते हैं और घोड़ा शब्द सुनते ही एक विशेष जानवर की कल्पना करते हैं। अतः हमारे मन में जो विचार उठते हैं, जो चित्र उभरते हैं, जो कार्य किए जाते हैं, उन्हीं को भाषा के रूप में व्यक्त करने का कार्य ये शब्द करते हैं। तो इस तरह से शब्द जो है हमारे बोलने, जो हम बोलते हैं उसे व्यक्त करने के लिए लिखने के रूप में भी प्रयोग होता है। और शब्द के अर्थ की उत्पत्ति के लिए 3 तत्व आवश्यक होते हैं। अगर ये तीनों रहेंगे तो शब्द जो है वो सही शब्द बनेगा। जैसे आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। आकांक्षा से तात्पर्य बोलने या लिखने वाले की इच्छा से है। व्यक्ति जिस अर्थ को प्रकट करने की इच्छा रखता है वही अर्थ शब्द से निकलना चाहिए। यानी कि हम जो बोलना चाहते हैं, जो भाव हमारे मन में है, जो हम बोलना चाहते हैं, अगर हम वही अर्थ वाले शब्द हमारे मुंह से भी निकलने चाहिए, तभी हमारा सही जो बोलने का भाव है, जो हम कहना चाहते हैं, तभी वो पूरी तरह से निकल पाता है। और नहीं तो अगर हम गलत शब्द का प्रयोग कर लेंगे तो हम जो कहना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। इच्छा न होने पर इच्छित अर्थ भी प्राप्त नहीं होगा। और लेखक की कुशलता इसी में है कि वह अपनी इच्छा या भावना के अनुसार शब्द का प्रयोग करे। और योग्यता का अर्थ शब्द की उचितता से है। हर्ष, क्रोध आदि के भाव प्रकट करने के लिए उसी प्रकार की शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए। और सन्निधि का संबंध समय से है। एक वाक्य का प्रत्येक शब्द 5-5 मिनट के अंतर पर बोला जाए तो किसी शब्द का उचित अर्थ नहीं निकल सकेगा। तो इस तरह से अगर हम बहुत रुक रुक कर भी एक एक वर्ण को बोलेंगे, प्रत्येक वाक्य का अगर प्रत्येक शब्द रुक रुक कर बोला जाए बहुत ज़्यादा अंतर के साथ, तो भी वो शब्द का उचित अर्थ नहीं निकलेगा। तो इसके लिए हम जो है यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से भाषा के रूप में व्यक्त करने का कार्य ये शब्द करते हैं। शब्द और पद, ये 2 चीज़ें हैं कि शब्द जो है वो बच्चों, शब्द के विषय में तो हम जान गए कि ये भाषा को की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई होते हैं। ज़रा सोचिए कि पुस्तक शब्द से हम उसकी कल्पना तो करते हैं पर अन्य विचार स्पष्ट नहीं हो पाता। जैसे अन्य विचार जो है हम स्पष्ट नहीं कर पाते कि पुस्तक का क्या किया जाए। जैसे पुस्तक को रखा जाए, पढ़ा जाए, खोला जाए या शिक्षक को पढ़ाने के लिए दिया जाए। अतः शब्द सार्थक तो होते हैं परंतु वक्ता के मनोभावों को पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं कर पाते। तो यहाँ पर एक शब्द है मनोभाव। तो मनोभाव का अर्थ होता है मन के भावना को। और इस तरह से अगर यदि शिक्षक कहते कि पुस्तक पढ़ो तो आप तुरंत पुस्तक पढ़ने लग जाते। यदि कहते कि पुस्तक मेज पर रखो तो आप उसे मेज पर रख देते। अब आप जान गए होंगे कि वाक्य ही हमारे मनोभावों को पूर्ण रूप से स्पष्ट कर सकते हैं। वाक्य में भी व्याकरण के नियमों में बंधे सार्थक शब्द ही होते हैं। इन्हें पद कहा जाता है। यानी कि जो व्याकरण के नियमों में बंधकर वाक्य में प्रयोग होते हैं वे पद कहलाते हैं और वे सार्थक होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि शब्द जो है वो प्रत्येक शब्द का कुछ न कुछ अर्थ अवश्य होता है और इसके लिए जो है शब्दों को सही अंतर पर और सही शब्दों का प्रयोग होना ज़रूरी है। तभी जो है शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं और उनका सही अर्थ निकलता है। अब हम लोग देखेंगे कि शब्द
भाषाई अभिव्यक्ति का मूल आधार शब्द होते हैं। शब्द ही बातचीत या कथ्य में आने वाले व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं, गुणों, क्रियाओं, भावनाओं, विचारों आदि को प्रकट करते हैं। कभी कभी उपयुक्त शब्द न मिल पाने के कारण हम अपने मंतव्य को व्यक्त करने में असफल रहते हैं। हम अपने मन के भाव को ठीक से प्रकट नहीं कर पाते। इस प्रकार किसी भी भाषा में शब्द का अत्यधिक महत्व होता है और किसी भाषा में प्रयोग हो रहे या हो सकने वाले सभी शब्दों के समूह को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। सामान्य रूप से किसी भी भाषा के शब्द भंडार की सही गणना करना कठिन है। ये काउंट करना, ये गिनना कि किसी भी भाषा में कितने शब्द भंडार हैं, कितने शब्द हैं, ये कठिन है, क्योंकि अनवरत रूप से प्रयोग में न आने के कारण कुछ शब्द हट जाते हैं और सभ्यता के विकास के साथ साथ नए नए सम्मिलित हो जाते हैं। तो शब्दों की गणना करना कठिन है, क्योंकि कुछ शब्द उपयोग में न आने के कारण कुछ समय बाद वो हट जाते हैं और कुछ नए नए शब्दों का प्रयोग होने लगता है। तो इस तरह से शब्द अनगिनत होते हैं और इसके लिए जो है, जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों में बंधकर वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे पद कहते हैं। तो वाक्य में आए प्रत्येक शब्द का अन्य शब्दों से संबंध जुड़ता है। यह कार्य व्याकरण के नियमों से ही होता है। जैसे मधुर पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में प्रयुक्त सभी शब्द पद कहलाएंगे। तो इस तरह से जो है वो शब्द जब वाक्य में सार्थक रूप से प्रयोग होते हैं तो वे पद कहलाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि शब्द तो बहुत सारे हैं, तो शब्दों को किस तरह से विभाजित किया जाए, उसका आधार क्या हो। तो शब्दों का वर्गीकरण हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि शब्दों के वर्गीकरण में कभी कभी आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा कि शब्द कैसे बने, कहाँ से आए, इन्हें किसने बनाया और इनकी खोज किसने की। कमल को पंकज और जलज क्यों कहते हैं, पृथ्वी को धरा एवं वसुधा क्यों कहा जाता है आदि। तो शब्दों के बारे में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं मन में। तो इन सब के लिए जो है वो हम लोगों ने, जैसे कि अक्षरों के बारे में, उसकी उत्पत्ति के बारे में, जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ, भाव संकेत आए, फिर जो है उनके लिए पहले भाव संकेत आए, चित्र संकेत आए, फिर उनके लिए शब्द लिपि आई और फिर शब्दों का वर्ण और उसकी जो है शब्द, इस तरह से धीरे धीरे भाषा का विकास हुआ। तो यहाँ पे हम लोग चित्र में जैसा दिया है, कहाँ से आए, किसने बनाया और शब्द कैसे बने, ये प्रश्न ज़्यादातर उठते हैं। तो बच्चों, शब्द सभ्यता के विकास के साथ साथ बने और नई जानकारी, नए आविष्कार और निरंतर मनुष्य के बुद्धि विकास ने ही शब्दों को जन्म दिया। हमारी हिंदी भाषा अत्यंत समृद्ध है। तो आइए देखें इसकी समृद्धि में ये शब्द कहाँ से आए। समृद्धि यानी कि इसका जो भंडार है, जो ढेर सारे शब्द हैं भाषा में, तो ये शब्द कहाँ से आए, कैसे बने और इनका स्रोत क्या है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हिंदी भाषा के शब्दों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। तो शब्द के भेद जो हैं वो निम्नलिखित आधार पर होते हैं, जैसे उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो ये 4 आधार हैं जिनके ऊपर जो है शब्दों को वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखेंगे
सबसे पहले है उत्पत्ति के आधार पे। तो उत्पत्ति के आधार पर हम लोग देखेंगे कि हिंदी में अनेक भाषाओं के शब्दों का प्रयोग होता है और ये शब्द जिन भाषाओं से आए हैं उसके आधार पर इनके 4 भेद हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर जो है इन शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। तो इसमें सबसे पहले है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है विदेशी शब्द और चौथा है देशज शब्द। तो इस तरह से शब्दों की उत्पत्ति के आधार पर इनके ये 4 भेद हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द और देशज शब्द। तो इनमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले तत्सम शब्द। तत्सम शब्द जो है वो बना है तत् प्लस सम। यहाँ पे इन दोनों शब्दों में संधि हुई है, यानी कि दोनों को जोड़ा गया है। और तत्सम, तत् का अर्थ होता है उसके, सम मतलब समान, उसी के समान, अर्थात हिंदी की जननी भाषा संस्कृत के समान। तो जो शब्द संस्कृत भाषा में हिंदी में ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं, यानी कि संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं, जैसा संस्कृत में है वैसा ही उसको हिंदी में प्रयोग करना। जैसे ज्ञान, गुरु, पत्र, शिक्षक, सूर्य आदि। तो इस तरह से ये तत्सम शब्द जो है वो संस्कृत से लिए गए शब्द हैं और इसका संस्कृत के जिन शब्दों को उसी रूप में हिंदी में प्रयोग किया जाता है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे मयूर है, वानर है, सूर्य है आदि। तो अब हम लोग देखेंगे दूसरा शब्द भेद तद्भव। तत्सम के बाद है दूसरा भेद तद्भव। उत्पत्ति के आधार पर ये शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। तो इसमें तद्भव, तद्भव का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा तत्भव, यानी कि वैसे ही हों पर वे न हों। वैसे ही हों, तत्भव यानी कि उसी से बने हुए हों लेकिन वैसे ही हों पर वे न हों, मतलब संस्कृत से ही आए हों पर उनका रूप बदला हुआ हो। तो ऐसे शब्द जिनका मूल रूप संस्कृत होता है परंतु हिंदी में बदले हुए रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। यानी वे संस्कृत से आए हुए हैं लेकिन उनका रूप थोड़ा बदल गया है। तो तद्भव यानी कि उसी से उत्पन्न हुआ। तो इस तरह से संस्कृत के शब्द, वे शब्द जो संस्कृत के शब्द तो हैं परंतु हिंदी में थोड़े से रूप परिवर्तन के साथ प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे क्षेत्र, क्षेत्र ये थोड़ा बदलकर तद्भव में बन गया है खेत। यहाँ पे क्षेत्र शब्द जो है वो तत्सम है। तत्सम यानी संस्कृत में ज्यों का त्यों हिंदी में आ गया है, तो वही रूप बदलकर तद्भव बन गया है खेत। तो तत्सम और तद्भव इन दोनों को समझने के लिए हमें इन दोनों को साथ साथ में समझना ज़रूरी है। उदाहरण इसका, तो यहाँ पर हम लोग पहला देखें, क्षेत्र शब्द तत्सम है और खेत शब्द जो है वो तद्भव है। ये उसी में थोड़े परिवर्तन के साथ इसमें आया है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे गृह। गृह शब्द तत्सम है और उसी से बना है घर। और इसी तरह दुग्ध, दुग्ध शब्द तत्सम है और उसी से हिंदी में दूध शब्द प्रयोग किया जाता है। थोड़ा बदल के ये तद्भव बन गया है दूध। यहाँ खेत, घर एवं दूध क्रमशः क्षेत्र, गृह एवं दुग्ध के तद्भव रूप हैं। तो इस तरह से तत्सम और तद्भव ये दोनों
संस्कृत से ही आए हैं, लेकिन तत्सम में वैसे का वैसे ही प्रयोग किया जाता है और तद्भव में उसका रूप थोड़ा बदल कर आता है। तो यहाँ पे बहुत सारे शब्द दिए गए हैं तत्सम और फिर उसका तद्भव लिखा है ताकि हमें दोनों को समझने में सरलता हो। तो यहाँ पर हम कुछ शब्दों को पढ़ेंगे, जैसे अक्षी। अक्षी का जो है वो तद्भव हो जाएगा आँख। संस्कृत में अक्षी का अर्थ होता है आँख और अक्षी शब्द ही बदलकर आँख बन गया है तद्भव में। उष्ट्र, उष्ट्र मतलब होता है ऊँट। संस्कृत में ऊँट को उष्ट्र कहा जाता है और उष्ट्र का ही बदला हुआ रूप है ऊँट। और क्षेत्र शब्द अभी हम लोग पढ़े थे ऊपर। अब हम लोग देखेंगे जिह्वा। जिह्वा जो है वो तत्सम है, संस्कृत का है और ये बदल कर तद्भव बना है जीभ। और इसी तरह से हस्त, हस्त बदल के बना है हाथ। हस्त मतलब होता है हाथ और हाथ हम लोग हिंदी में बोलते हैं, तो ये तद्भव है और हस्त शब्द तत्सम है। कार्य, काम। तो कार्य शब्द जो है वो तत्सम है और उसी का बदला हुआ रूप काम तद्भव है। दंत, दांत। तो दंत जो है वो संस्कृत में दांत को कहते हैं और उसी का बदला हुआ रूप है दांत। सर्प, सांप। मुख, मुंह। तो सर्प शब्द संस्कृत का है, तत्सम शब्द है और उससे शब्द बना है सांप और मुख शब्द जो है वो तत्सम है और उससे बना है मुंह जो तद्भव है। इसी तरह से कई उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे अग्नि, आग, तद्भव में आग हो गया। कर्म, काम। घृत, घी। दधि, दही। चंद्र, चांद। सूर्य, सूरज। दुग्ध, दूध। वधू, बहू। मयूर, मोर। अश्रु, आंसू। हस्ती, हाथी। हस्ती संस्कृत में हाथी को कहते हैं, तो हस्ती का हाथी। सप्त, सात। ओष्ठ, ओठ। गृह, घर। कोकिल, कोयल। कर्ण, कान। काष्ठ, काठ और ज्येष्ठ, जेठ। तो इस तरह से ये बहुत सारे शब्द हैं जिससे कि हमें समझ में आ जाएगा कि ये तत्सम कौन से शब्द हैं और तद्भव कौन से शब्द हैं। तो इनकी उत्पत्ति जो है वो संस्कृत से हुई और ये जब ज्यों के त्यों प्रयोग में आते हैं तो वो तत्सम कहलाते हैं और जब उन्हीं शब्दों में कुछ बदल कर लिखा जाता है तो वो तद्भव कहलाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि तत्सम और तद्भव शब्द और ये सभी शब्द संस्कृत शब्दों से विकसित हुए हैं। और अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे देशज शब्द। और देशज शब्द जो शब्द देश में बोली जाने वाली क्षेत्रीय बोलियों से हिंदी में आ गए हैं, यानी कि ऐसे शब्द जो हिंदी में आवश्यकता अनुसार जन्म लेते चले गए हैं, देशज कहलाते हैं। यानी कि जैसे जैसे व्यक्ति को ज़रूरत पड़ी वो वैसे वैसे शब्दों को प्रयोग करता गया और वो शब्द जो है वो हिंदी में देशज शब्द कहलाए। तो जैसे देहात, लड़का, थैला, खिड़की आदि, ये शब्द ध्वनि, कार्य अथवा पदार्थ के अनुसार ही गढ़ लिए गए हैं। यथा, यथा मतलब जैसे। खड़, खड़, यहाँ पे खिड़की। आम का बाग, अमराई। पानी पीने का स्थान, प्याऊ। खौं खौं, भौं भौं आदि। तो ये जो शब्द है, मुकुट है, छत है, पगड़ी है, ये सब देशज शब्द हैं और ये अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्रयोग किए गए शब्द हैं।
जो देशज शब्द कहलाते हैं। और अब हम लोग देखेंगे इसके बाद है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द जो है वो जो शब्द अनेक विदेशी भाषाओं के प्रभाव से हिंदी भाषा में आ गए हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे कॉपी, डॉक्टर, ऑफिस, चाय, मरीज, कलम आदि। तो ये शब्द जो है वो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले विदेशी शब्दों के कुछ उदाहरण, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि कौन से शब्द किस भाषा से आए हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे अंग्रेजी से लिए गए शब्द। तो अंग्रेजी से जो शब्द आए हैं हिंदी में, जैसे मास्टर, कोट, स्कूल, रेल, कार, बस, डॉक्टर, कप, थर्मामीटर, बटन, राशन, इंस्पेक्टर, एमए, क्रेन, ट्रेन, ट्रक, टेलीफोन, बल्ब, सिगरेट, स्टेशन, पास, इंजीनियर, बम, ड्रम, ब्रश, कॉपी, ड्राइवर, पेन, पेंसिल आदि। तो ये सभी शब्द जो है वो अंग्रेजी से लिए गए शब्द हैं। अब हम लोग अरबी भाषा से लिए गए शब्द देखेंगे। तो अरबी से लिए गए शब्द हैं जैसे अमीर, इम्तिहान, इलाज, औलाद, कतार, गरीब, फ़कीर, औरत, ईमानदार, कदम, कद्र, फ़ौज, बगावत, वकील, हवा, तूफ़ान, सुबह, तारीख, कुर्सी, कलम, खत, आदमी, कानून, खबर आदि। तो ये सारे शब्द अरबी भाषा से लिए गए शब्द हैं। अब हम लोग देखेंगे कि फ़ारसी शब्द कौन कौन से हैं जो फ़ारसी भाषा से आए हुए हैं। तो इसमें है ज़िंदगी, अनार, आसान, कद, जल्दी, तमाम, ज़मीन, किताब, चाकू, खमीर, चपरासी, ज़रूर, ताक, दरवाज़ा, परेशान, पाजामा, फौलाद, बीमार, मरीज़, लिफाफा, हलवा, खून आदि। ये शब्द जो है वो फ़ारसी से आए हुए शब्द हैं। अब हम लोग देखेंगे कि तुर्की शब्द कौन कौन से हैं और उसका कुछ उदाहरण हम लोग देखेंगे। तो तुर्की से लिए गए शब्द हैं कालीन, काबू, कुली, बुलबुल, कुर्ता, खच्चर, गनीमत, चाकू, तुर्क, तोप, दारोगा, बहादुर, बारूद, लाश, सुराग, खान आदि। ये सब तुर्की भाषा से लिए गए शब्द हैं। और पुर्तगाली से लिए गए शब्द हैं जैसे प्याज, कमरा, बाल्टी, तौलिया, काजू, गोदाम, तंबाकू आदि। तो ये शब्द जो है वो पुर्तगाली से लिए गए शब्द हैं। और अब है फ्रांसीसी से लिए गए शब्द। तो फ्रांसीसी से लिए गए शब्द हैं जैसे कूपन, कारतूस, अंग्रेज़ आदि।
तो यहाँ पे फ्रांसीसी शब्द जो है वो कुछ उदाहरण है उनका। और कभी कभी दो भिन्न भाषाओं के शब्द मिलकर एक नया शब्द बना लेते हैं, जैसे रेलगाड़ी। तो ये ऐसा हम लोग बहुत देखते हैं कि दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना दिया जाता है और इस तरह से शब्दों का जो है प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि दो भाषाओं से मिलकर कैसे शब्द बन जाते हैं। जैसे रेल, ये अंग्रेजी शब्द है, और प्लस गाड़ी, गाड़ी हिंदी शब्द है, और दोनों मिलकर बन जाता है रेलगाड़ी, जो कि हिंदी भाषा में बहुत प्रयोग होता है। वर्षगांठ, वर्ष शब्द जो है वो संस्कृत का है, तत्सम है, और गांठ शब्द जो है वो हिंदी का है, और दोनों को मिला देने से वर्षगांठ शब्द बन गया। तो इस तरह से ये जो है दो भाषाओं के शब्द मिलकर नया शब्द बन जाते हैं। तो इस तरह से इनका प्रयोग होने लगता है।